अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अब बात तमाम खबरों की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली से 5G सेवा को लॉन्च किया है। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 का उद्घाटन किया। वहीं वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से सीएम योगी ने वर्चुअल जुड़कर इस आयोजन में शिरकत की है। सीएम योगी ने कहा कि 5G सेवाएं दुनिया को बदल देगी, टेक्नोलॉजी से हम मजबूत होने वाले हैं। 5G सेवा आज से वाराणसी समेत देश के 8 शहरों को मिलने जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नए भारत को आज से 5G की गति मिल रही है। इनोवेटिव उड़ानों को नया आकाश मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर एग्रीकल्चर, जीवन के किसी भी क्षेत्र में बदलाव जरूर होते हैं और हम इस ताकत का एहसास हमें हुआ है जब ऑनलाइन एजुकेशन से छात्र छात्राओं को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। सरकार ने 2020 में सुविधा को लॉन्च किया है और इसका लाभ युवाओं को मिलेगा और 2 करोड़ युवाओं को मोबाइल और टैब उपलब्ध कराने का काम भी जारी है और हर ग्राम पंचायत को इंटरनेट की हाई स्पीड सुविधा से जोड़ने का काम भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ग्राम पंचायत से 243 सेवाओं को गांव में ही उपलब्ध करवाने का काम ये कर रहे हैं। इसे अचीव करने के लिए ये हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा की महत्वपूर्ण है। इसमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश में हम लोग प्रत्येक ग्राम पंचायत को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं इस फील्ड से जुड़े हुए कैप्टन हैं उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि वे आए, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव को जोड़ने में अपना योगदान दें। उत्तर प्रदेश हर गांव में ग्राम सचिवालय के माध्यम से 243 प्रकार की सेवाओं को केवल गांव में ही गांव के लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अब गांव के व्यक्ति को अपनी जाति प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए जिला मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर, ब्लॉक मुख्यालय पर या वेरिफिकेशन से थाने का चक्कर नहीं कराना पड़ेगा। गांव के अंदर ही ग्राम सचिवालय में सारी सुविधा उन्हें उपलब्ध हो जाएगी। हर एक क्षेत्र में इसकी सुविधा का लाभ हमें प्राप्त हो सकता है। हमें इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। आज के इस अवसर पर मैं विनाशी काशी से जुड़े हुए आप सभी भाइयों बहनों को और पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को 5G की सुविधा से प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और इसके जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, कैप्टन हैं, उनको इस बात से आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार इसके लिए भरपूर सहयोग करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। और वही देश में लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन लगभग शुरू हो चुका है और ऐसे में सभी पार्टियां हर स्तर पर अपने आप को मजबूत करने में लगी हैं। देश प्रदेश में पार्टी के नेतृत्व का चुनाव कर रही हैं। खासकर यूपी में सभी पार्टियों का अलग ही फोकस होता है। बीजेपी सपा के बाद अब कांग्रेस ने भी यूपी में अध्यक्ष पद का चुनाव कर दिया है। कांग्रेस ने बृजलाल खाबरी को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। बृजलाल खाबरी जालौन से सांसद रहे हैं और इसके साथ ही कांग्रेस ने एक अध्यक्ष के साथ 6 प्रांतीय अध्यक्ष का भी ऐलान कर दिया था, जिसमें अध्यक्ष के साथ 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी घोषित हुए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अजय राय, नुकुल दुबे, साथ ही प्रांतीय अध्यक्षों को बनाया गया। वीरेंद्र चौधरी, योगेश दीक्षित, अनिल यादव को भी प्रांतीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। यूपी कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में 6 हिस्सों में बांट दिया है। पश्चिमी ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, प्रयाग और साथ ही पूर्वांचल। यह बंटवारा राजनीतिक सांस्कृतिक आधार पर किया गया और हर जोन पर राष्ट्रीय सचिवों की तैनाती पहले ही महासचिव प्रियंका गांधी ने कर दी है और अब हर जोन पर एक प्रांतीय अध्यक्ष भी होगा। ये जिम्मेवारी जो दी है पार्टी ने, पार्टी का ये हमेशा से रूल रहा है। पार्टी कभी जाति और धर्म की बात नहीं करती है। पार्टी जो काबिल लोग हैं, जिनको काम दे करके जिम्मेवारी को पूरा निभाने के लिए जो तत्पर रहता है, उसको दी जाती है जिम्मेवारी। आज जो जिम्मेवारी मिली है, आदरणीय प्रियंका जी ने जिस सोच के आधार पर मुझे जिम्मेवारी दी है, ये तो कांग्रेस की सोच है। कांग्रेस सबको लेकर चलना चाहती है और चलती आई है अभी तक। यहाँ पर जाति और धर्म का कोई भेद नहीं है। तो जिस जिम्मेवारी को आज हमें दिया गया है, ये जिम्मेवारी निभाने के लिए हम तैयार हैं, तत्पर हैं, इसलिए उन्होंने हमें ये जिम्मेवारी दी है। 22 साल बाद कांग्रेस को दलित प्रदेश अध्यक्ष मिला है, इसमें आप किस तरीके से देखते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी इसी तरीके की चर्चा? ऐसा आप लोग जो सोच रहे हैं कि एक लंबे समय बाद कांग्रेस ने दलित अध्यक्ष बनाया है
पार्टी कभी भी किसी तरीके के किसी भी उसमें नहीं है, ना किसी जाति में ना किसी धर्म में कोई नहीं रखती है। और वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कानपुर देहात के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर डीएम, एसपी और सीडीओ ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। यहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रमऊ गांव में बने ओपन जिम, योगा पार्क का लोकार्पण किया। साथ ही देहाती मार्ट, अमृत सरोवर समेत 50 लाख रुपए की परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने देहाती मार्ट 500 रुपए देकर ये चना यहां से खरीदा है और इसके बाद डिप्टी सीएम गांव में ही आयोजित जन चौपाल में जनता को उन्होंने संबोधित भी किया। केशव प्रसाद मौर्य ने इस दौरान अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सपा को अखिलेश यादव की घर की पार्टी बताया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कुछ समय बाद किसी बच्चे को उस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा जो उनके परिवार से ताल्लुक रखता होगा। गांव सभा के अंदर यहाँ चौपाल का कार्यक्रम, कई परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम, अमृत सरोवर के निरीक्षण का कार्यक्रम और आज का दिन जो वृद्धजनों का दिन माना जाता है, इस नाते भी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का एक सेवा पखवाड़ा बनाया गया था। उसमें आज का दिन वृक्षारोपण के लिए समर्पित किया गया था और कल 2 अक्टूबर को यह सेवा पखवाड़ा पूर्ण होगा। तो उसी के क्रम में निरीक्षण भी हुआ। हरिशंकरी मतलब 3 वृक्षों का एक समूह जो स्थापित किया जाता है वो स्थापित किया गया और एक अच्छा ये प्रयास है और इस प्रयास से केवल गांव का विकास ही नहीं होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल संरक्षण के प्रति अपना कर्तव्य भी ध्यान में आएगा। और यहाँ बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे चित्र भी बनाया है जिनके कारण से हमारा देश आज़ाद हुआ है। ऐसे आज़ादी के जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके सबके चित्र को रखा है और अमृत सरोवर आज़ादी के अमृत काल पे ये पूरे देश में तो बनाए ही जा रहे हैं, हर लोकसभा में 75, लेकिन यहाँ पर भी यह सरोवर बनाया गया है। मैं इसके लिए सबको बधाई देता हूँ। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी के कानपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ। ये कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है और बताया जा रहा है कि हादसे में 24 श्रद्धालुओं की मौत की खबर यह सामने आ रही है। चंद्रिका देवी मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे सभी लोग और हादसे पर पीएम सीएम योगी ने भी दुख जताया है। इस हादसे पर यूपी के कानपुर में यह बड़ा सड़क हादसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने भी इस घटना पर दुख जताया है। देखिए 24 श्रद्धालु ये बताए जा रहे हैं। फिलहाल अब तक जो खबर सामने आ रही है, चंद्रिका देवी मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे, ट्रैक्टर ट्रॉली ये पलटी है जिसमें यह दर्दनाक हादसा हुआ। लगभग 24 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी अब तक मौत हो चुकी है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ये पलटी है, दर्शन करके ये सभी लोग लौट रहे थे। 24 श्रद्धालुओं की मौत की खबर अब तक सामने आ रही है। दर्दनाक हादसा ये कानपुर में हुआ है जिसमें 24 श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आ रही है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने भी इस घटना पर दुख जताया है। बताया जा रहा है कि लगभग 24 श्रद्धालुओं की अब तक मौत हो चुकी है। दर्दनाक हादसा यह हुआ, चंद्रिका देवी मंदिर के दर्शन करके सभी श्रद्धालु लौट रहे थे, ट्रैक्टर ट्रॉली में ये थे और ये पलटने से दर्दनाक हादसा हुआ है। चलिए रुक कर लेते अगली खबर का। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन दिनों सावधान यात्रा में व्यस्त हैं। ओपी राजभर यूपी से लेकर बिहार तक इस यात्रा को ले जाएंगे और इसी क्रम में आज राजभर की सावधान यात्रा संत कबीर नगर जिले में पहुंची है, जहां पर धनघटा विधानसभा क्षेत्र में ओपी राजभर की सभा का आयोजन यह किया गया था। इस दौरान सुभाषपा अध्यक्ष अलग ही रूप उनका देखने को मिला है। दरअसल इस दौरान ओपी राजभर पार्टी के कार्यकर्ताओं से चंदा मांगते नजर आए और राजभर ने मंच से ही चादर फैलाकर कार्यकर्ताओं से चंदा मांगते नजर आए। ओपी राजभर की इस अपील पर एक बड़ा असर देखने को मिला है। चंदा देने वालों का जन सैलाब भी देखने को मिला है। और मिली शिल्प हस्तकला केंद्र गोमतीनगर ब्रांच का उद्घाटन किया गया है। AKTU की प्रिंसिपल वंदना सहगल ने इसका उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में वंदना सहगल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई है। उन्होंने कहा कि मिली शिल्प एक ऐसी प्लेटफॉर्म यहां पर है जिसने हुनरमंद महिलाओं को रोजगार दिया है। आज सैकड़ों महिलाओं को इससे जोड़ा गया है। डॉक्टर वंदना सहगल ने यह भी कहा है कि फैशन की दुनिया में आज भी हाथ के बने कपड़े अच्छे होते हैं। मेहनत जरूर लगती है लेकिन कपड़ों की लाइफ भी ज्यादा होती है और इसके साथ इस क्षेत्र में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो गया है।
फिर वही लड़कियां हमारा काम भी करने लगी। ऐसे करते करते वो जुड़ती चली गई और 100-200 लेडीज़ और लड़कियां सब इन्वॉल्व हो गई इसके अंदर। और हमने फिर धीरे धीरे फेब इंडिया के साथ स्टार्ट किया था एक्चुअली इसको। और पेशे से हम इस डिज़ाइन बिजनेस से नहीं है, हमने पढ़ाई जो है वो अलग अलग की है। ये शिक्षक से है, ये PhD हैं इकोनॉमिक्स में, मैं डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। बट मेरा शौक़ था हम दोनों का, तो हमने ये स्टार्ट किया एंड फाइनली फिर ये इस तरह से चलता रहा। और एग्जीबिशंस करते रहे हम लोग, ऑनलाइन सेल करते रहे, जयपुर पे, फेब इंडिया पे, दस्तकार की एग्जीबिशन, क्राफ्ट काउंसिल की एग्जीबिशंस। और पहले जब हमने शुरुआत किया था तो थोड़ा नॉर्थ साइड में इतना ज़्यादा इसका क्रेज़ नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि क्या चीज़ होती है कलमकारी ये, क्योंकि साउथ में ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ों का है और हम लोग थोड़ा ट्रेडिशन से जुड़े हुए थे। तो हमने साउथ से स्टार्ट किया, बट धीरे धीरे अब यहाँ काफ़ी देखा है कि जब से इंस्टाग्राम और ये सब आया है तो लोगों को पता चल गया। मार्केट में कितनी बड़ी चुनौती देखती हैं मार्केटिंग में? मार्केटिंग में तो चुनौती है क्योंकि अब तो बहुत कंपटीशन है ना, अब सबको सब पता है और सोशल मीडिया की वजह से तो नहीं, लेकिन फिर भी ऑथेंटिक चीज़ों की सबको पहचान है। अगर ऑथेंटिक है आपकी चीज़ें, और कई बार क्या होता है कि डुप्लीकेट चीज़ें भी बहुत मिलती हैं, लोग कहते हैं ये हैंड ब्लॉक है बट वो हैंड ब्लॉक नहीं होता है, मशीन से निकला हुआ होता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो चुनौतियाँ तो हैं, लेकिन उसके लिए अगर आप प्रोडक्ट अच्छा बना रहे हो तो देयर आर कस्टमर्स। आई थिंक हैंडीक्राफ्ट आजकल तो बहुत ज़्यादा लोगों को एक तरह से फैशनेबल हो गया है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, बिकॉज जो हैंडीक्राफ्ट है वो हमारे भारत की ज़मीन से जुड़ा है और हमारे जो कल्चर है उसको डिपिक्ट करता है, उसके रहन सहन को डिपिक्ट करता है और उसकी जो कला है उसको डिपिक्ट करता है। तो अब मुझे लगता है लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है अबाउट हैंडीक्राफ्ट एंड हाउ टू वेयर इट, व्हाट टू, एंड with people like I think Milind and Shilpi ji, I think they are that middle कड़ी जो कि एक हैंडीक्राफ्ट को फैशन की तरफ लेके जा रहे हैं। और वहीं लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने भारतीय रोड कांग्रेस के 8वें अधिवेशन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि लखनऊ में हो रही इंडियन रोड कांग्रेस से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 50 लाख लोग जुड़ेंगे। 2500 विशेषज्ञ डेलीगेट्स प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल होंगे। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह को कार्यक्रम में इनविटेशन दिया गया है। केंद्रीय PWD मंत्री नितिन गडकरी समेत कई मेहमान इसमें शामिल होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आज सड़क सुरक्षा का मामला प्राथमिकता है। भारतीय रोड कांग्रेस में रोड सेफ्टी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। कार्यक्रम में प्रदेश की लोक कला और संस्कृति के दर्शन भी होंगे और डेलीगेट्स को प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा भी करवाई जाएगी। अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन आदि जगहों पर घुमाया जाएगा। तो पिछले जो अधिवेशन है वो कोड्स, जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं वो अडॉप्ट की जाएंगी। यहाँ पे जो चर्चा होगी और नए कोड्स जो प्रस्तावित होंगे वो बनेंगे और आगे के लिए वो अडॉप्ट किए जाएंगे। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप समझिए टर्निंग पॉइंट होता है। और उत्तर प्रदेश उसका जो आज अधिवेशन को यहाँ हम लोग उसका कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बूस्ट होगा हम लोगों के सड़क निर्माण और सेतु निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे इंजीनियर्स को जो उत्तर प्रदेश में उनको एक्सपोजर मिलेगा, नई प्रणाली, नए लोग, नए विशेषज्ञ, नई टेक्नोलॉजी। जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको तो एक्सपोजर मिलेगा ही, स्टार्टअप्स जो नई चीजें हैं उसको प्रोत्साहन के लिए भी हमने फैसले लिए हैं। तो स्टार्टअप के लिए जो नया कुछ करना चाहता है, नवाचार है, जो नई टेक्नोलॉजी लाके, नई सोच लाके आता है तो उसे अडॉप्ट किया जाएगा। तो उन लोगों को भी जो नए युवा लोग हैं और ऊर्जा से भरे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उनका प्रतिभा, उनकी टैलेंट, उनकी सोच इस दिशा में है, उनको आगे प्रोत्साहन देने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ये होगा और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। और वहीं डोईवाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ किया। प्रदेश में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलने वाले वन्य जीव सप्ताह के तहत आज डोईवाला के लच्छीवाला नेचर पार्क में वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजाजी टाइगर रिजर्व के ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का शुभारंभ भी किया। साथ ही वन्य हमलों में मरने वाले लोगों के परिजनों को राहत राशि के रूप में चेक वितरित किए गए हैं। प्रदेश में राजकीय ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले जवानों के परिजनों को 15 लाख की सहायता और साथ ही वन्य जीवों के हमलों में जितने भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, आश्रितों को मिलने वाली राहत राशि 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की घोषणा की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम के माध्यम से जनमानस को जागरूक किया जाता है, जिससे हर व्यक्ति वन्य जीव संरक्षण को समझ सके। कार्यक्रम में डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला के
प्रमुख साथी वन संरक्षक विनोद सिंघल के साथ तमाम अधिकारी और क्षेत्र के लोग भी मौजूद थे। वन्य जीव सप्ताह में हम सब लोग एक इसके माध्यम से सभी को जागरूक करते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, सभी लोग जो वन्य जीव संरक्षण है उसके महत्व को समझें, इसके चक्र को समझें। इसको लेकर वाद विवाद की प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिताएं हैं, खेलकूद की प्रतियोगिताएं हैं, अनेक ऐसे प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिससे कि बच्चों में जहां प्रकृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए उनके अंदर जागरण होगा, उनको जागृति आएगी। जो वन्य जीव सप्ताह हर साल जो मनाया जाता है, जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर होता है, और ये प्रक्रिया 1952 से लगातार जारी है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जनमानस में हम वन्य जीव के प्रति, फ्लोरा फौना के प्रति और एक भावना उत्पन्न कर सके कि उनका कैसे संरक्षण किया जा सके, और उसके साथ साथ हम कैसे को एग्जिस्टेंस में रह सकते हैं प्रकृति के साथ, और विकास की भी जो अवधारणा है, सतत विकास की, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सके, इन सब को लेके ये वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। लिहाज से तो वन्य जीव सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी तो संस्कृति ही वनों पे और वन्य जीवों पर निर्भर करती है। और जिस तरह से हमारे राज्य के लोगों का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में बहुत ज़्यादा उनका सहयोग भी है, और आज कई मामलों में हम जैसे जिम कॉर्बेट में अगर आप जाएंगे तो घनत्व के हिसाब से आज सर्वाधिक हमारे पास टाइगर्स हैं कॉर्बेट में। और दूसरा, ये हमारे टूरिज्म की बैकबोन है। और वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे भुवन चंद खंडूरी के जन्मदिवस पर उनको बधाई दी गई है। यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी संगठन मंत्री अजय कुमार, बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने शुभकामनाएं दी हैं। आज विनोद साहब का जन्मदिन है और उन्होंने लंबे समय से देश की और प्रदेश की सेवा की है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हैं, स्वस्थ रहें और लंबे समय तक उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता रहे। देखिए, वो सक्रिय राजनीति में तो है नहीं, और मेरा तो ये मानना है कि अब वो सिर्फ एक राजनीतिज्ञ नहीं है। ही इज़ नॉट जस्ट अ पॉलिटिशियन। मेरे लिए तो सबसे पहले तो मेरे पिताजी हैं, और जो उनका उदाहरण रहा है ज़िंदगी भर, मतलब उस उदाहरण को जो उन्होंने जो मार्गदर्शन किया उस पर चलने का प्रयास ही कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि मैंने जो देखा है, बहुत मुश्किल है ऐसा आदमी होना। तो मैं सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने बहुत स्नेह मेरे परिवार को दिया है, मेरे पिता को दिया है, मुझे दिया है, तो उसके लिए मैं पूरे उत्तराखंड की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबका आशीर्वाद हमारे परिवार पे ऐसे ही बना रहे, मैं बहुत बहुत आभार। और वहीं हरिद्वार में जिला पंचायत के 44 सदस्यीय बोर्ड में बीजेपी पूरा उत्साहित है। और वहीं बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह दावा भी कर दिया कि लोग लगातार उनसे जुड़ रहे हैं, जिसमें भट्ट ने यह बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस ने ऐसे प्रत्याशी घोषित किए जो बिकने वाले हैं। ये तो कांग्रेस अपने ही लोगों पर आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष के बयान के बाद कांग्रेस भी हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी को लोकतंत्र की हत्या करने वाला बता दिया है। कुछ बचा ही नहीं है ना, तो अपने लोग बचाओ। अपने लोगों क्यों बिकने वाले बता रहे हैं वो लोग? वो तो आरोप उनका सीधा सीधा जिनको उन्होंने घोषित किया है उन पर आरोप है। क्या ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाते हैं जो बिकने वाले हों? देखिए, ये कहना कि बिकने वाले लोगों को टिकट दिए इसलिए वो बिक रहे हैं, तो खरीदार कौन है ये तो बताए ना। तो मतलब इस प्रदेश के अंदर खरीदारी करने वाला कोई राजनीतिक दल और नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जिन लोगों को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जो लोग लोकतंत्र की लगातार हत्या करने का काम कर रहे हैं, वही लोग खरीद फरोख्त करने का भी काम कर रहे हैं। और राजधानी देहरादून में दिशा समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने की है। बैठक में तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद हरिद्वार सांसद का कहना है कि शहर में विकास कार्यों की तेजी से काम करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही अगर किसी काम में कोई शिकायत मिलती है तो अधिकारियों को समय से उसे सुधारने के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं बैठक के बाद डीएम देहरादून ने भी जल्द से जल्द विकास कार्यों को पूरा करने की बात कही है।
दिशा की मीटिंग थी और दिशा की मीटिंग लगभग 33-34 विभाग होते हैं जिनकी समीक्षा करते हैं और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं वो कैसे क्रियान्वित हो रही हैं और उसका लाभ कितना मिल रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस जनपद में कुछ विभागों ने बहुत अच्छा काम किया है और उसका पूरे प्रदेश में भी अपना स्थान बनाया। कुछ विभागों ने देश में भी अपना स्थान बनाया, लेकिन जो विभाग बहुत सक्रिय नहीं है उनको कहा है कि वो अपना आगे और तेज़ी से काम करे, रिजल्ट निकाले। दिशा की बैठक आज हुई, माननीय सांसद जी की अध्यक्षता में हुई थी और समस्त विभाग यहाँ उपस्थित थे। पुराने जो कार्य के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उसकी समीक्षा हुई, प्लस जो नए कार्य हमने प्रस्तावित किए उनकी समीक्षा हुई और इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं कि मॉनिटरिंग प्रॉपर हो और काम समय से पूरे हो। और वहीं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष राहुल छिंबाल के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला भी दहन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में रोज नए नए खुलासे के बाद अब सीधे सीबीआई जांच की मांग कर दी है। महानगर अध्यक्ष राहुल छिंबाल ने कहा है कि जिस तरह से रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं उससे स्पष्ट है कि यह सरकार अंकिता के परिजनों को न्याय नहीं दिला पाएगी, लिहाजा तत्काल इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसके साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संघ के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं उससे धामी सरकार शर्मसार हो चुकी है। अगर जल्द ही सीबीआई की जांच नहीं हुई तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। हम लोगों की मांग है कि जिस तरीके से जो ये हमारी बहन अंकिता भंडारी के प्रकरण में हम लोग नित्य रोज नई बातें देख रहे हैं, तो उसको लेकर के हमें सख्त शंकाएं हो रही हैं कि हमारी जो सरकार है ये आंख मूंद कर बैठी हुई है और ये न्याय नहीं कर पाएगी उस परिवार के साथ। तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें सीबीआई की जांच हो और सीबीआई की जांच के साथ साथ एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने के साथ साथ इनको जो दोषी हैं इनको फांसी की सजा हो। इसी को लेकर के हम लोग आज यहाँ पर फिर से पुनः यहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं और हम लोग सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो ये सरकार जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारा देती है उसके विपरीत बिल्कुल काम कर रही है। उनके एक संघ के जो पदाधिकारी, महत्वपूर्ण पदाधिकारी, वो जिस तरीके से बयानबाजी सोशल मीडिया में देते हैं तो सरकार को शर्म आनी चाहिए, धामी सरकार को शर्म आनी चाहिए और ऐसे जो लोग हैं इनको तुरंत जिसे कहते हैं कि तत्काल गिरफ्तार करके जेलों में डालना चाहिए और इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। ये लोग हम लोग मांग करते हैं और हम लोग कहते हैं कि जो उसके परिवार है उसके परिवार से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, ये हमारी मांग है। अंकिता हत्याकांड मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में आए दिन चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। ऐसे में वंत्रा रिजॉर्ट के पास आंवला कैंडी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी ने यह खुलासा किया कि संजय यादव ने यह बताया कि घटना के सुबह रिजॉर्ट्स के एक स्टाफ ने संजय यादव को एक वीडियो दिखाया था। उस वीडियो में अंकिता के साथ मारपीट हो रही थी और वो चिल्ला भी रही थी और आरोपी पुलकित आर्य ने सुबह ग्रामीण महिलाओं को बुलाकर अंकिता के भाग जाने की बात बताई थी। कर्मचारी संजय यादव ने यह भी बताया कि पुलकित आर्य पेमेंट मांगने पर कर्मचारियों के साथ मारपीट करता था और उन्हें बिना पेमेंट दिए फैक्ट्री से भगा भी देता था। और वहीं जांच के संबंध में डीआईजी पी रेणुका ने बताया कि हत्याकांड में एसआईटी जांच पर विश्वास रखें। आरोपियों की 3 दिन की रिमांड पुलिस को मिल चुकी है। घटना कैसे हुई इसके पीछे के कारणों का पता लगाया जाएगा। जी हाँ, ये 6-7 लड़के थे सीजन में, तो उनने पैसे मांगे तो पैसे नहीं दिया, बोला 2-2 हज़ार रुपये ले लो और आप सबके खाते में भेज दूंगा। किसने नहीं दिया था? पुलकित आर्य ने। और उसके बाद में वो टेम्पो से भेज दिया कि आप गाड़ी बैठा दो, सौरभ के भेज दिया कि गाड़ी से बैठा दो, ये चला जाएंगे। तो लड़के दिमाग लगाए कि हम थाने में जाए। थाने में गए तो वहाँ इसने यहीं से बैठे बैठे फ़ोन कर दिया कि जी मेरा कंपनी तो हो गया बंद। लड़के गया छोड़ के भाग, मैं सैलरी कैसे दे। क्या और लड़कियाँ भी वहाँ पर रात में आया करती थी? और लड़की भी वहाँ पर रात में आया करती थी? काम होता था वहाँ? किस तरह काम होता था वहाँ? इस तरह की लड़की आया करती थी कुछ? जी रिजॉर्ट के बारे में हमें मालूम नहीं, अंदर जाते नहीं थे हम। जाने नहीं दिया करता था आपको अंदर? नहीं। क्या बोला जाता था रिजॉर्ट में जाने के अंदर? जी जब हम कंपनी में काम कर रहे तो लड़के तो अंदर रिजॉर्ट वाले हैं तो हम अंदर नहीं जाते थे सर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।